हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट मैराथन। ये मैराथन आता है आपके लिए शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे से, और बाकी दिन मतलब सोमवार से शुक्रवार आपके लिए आता है ये वीडियो सुबह 7 बजे, हमारा यूपीएससी के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, मेरे बारे में सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, मेरे बारे में पढ़ सकते हैं आप। जो चीज़ें हैं, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? जो फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, वो है ऐड सुमंत। यहाँ पर आपको मेरे पीडीएफ्स मिल जाएंगी और ये मेरी ईमेल आईडी भी है जहाँ पर आप मुझे अपने मेल भेज सकते हैं। हमने लॉन्च किया है आपके लिए कोर्स करंट अफेयर का, यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के लिए। ये कोर्स आपका इंटीग्रेटेड है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग एक ही कोर्स में दोनों चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो करंट अफेयर है ना। उसका कौन सा पार्ट, उसका कौन सा डायमेंशन प्री में पूछेगा, उसका कौन सा पार्ट मेंस में पूछेगा, ये सब बातें हम बताएंगे आपको, तो आपका मेहनत काफ़ी कम हो जाएगा। क्लियर है? आपको अलग अलग प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ेंगे आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो आपका कोर्स है वो उन लोगों के लिए जिनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है, और ध्यान से आप लोग इन कोर्स को जैसे कि ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया पहले से तो इसको एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। रेफरल कोड है SN Live, ये कोड यूज़ करेंगे आपको मिलता है डिस्काउंट 10% का। डिस्काउंट के साथ आप मेरे सारे कोर्सेज देख पाएंगे, प्लस आप यूपीएससी के लिए पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो टीचर प्रीलिम्स का कोर्स लेके आएँ, मेंस का कोर्स लेके आएँ, चाहे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका ऐच्छिक विषय ही क्यों ना हो, आप सभी कोर्सेज को देख पाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। क्या सर? प्रीलिम्स का, मेंस का और ऑप्शनल का, तीनों का जो कोर्स है आपको मिल जाएगा। रेफरल कोड है SN Live, ध्यान से इसको यूज़ कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का, प्लस सारे कोर्सेज का एक्सेस, मेरे ग्रुप का भी आपको यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। चलिए, जो जो पेमेंट है वो कर सकते हैं आप EMI के ज़रिए भी। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तब भी हो जाएगा, बस वो होना चाहिए HDFC का। और यहाँ पर आपको नो कॉस्ट EMI होती है, मतलब आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, बस कोड अप्लाई कीजिए और पे कीजिएगा, आपको वहाँ पर सब चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। हमारा ये जो सेशन है वो सेशन है रिवीजन का। मैं पहले बता दूँ आपको, सेशन ये हमारा है रिवीजन का। हम लोग जो मॉक टेस्ट सॉल्व करते आ रहे हैं अभी तक के, उसके जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हम देंगे आज आपको यहाँ पे, जिनका आपको सॉल्यूशन बताना है, उसका आपको नोट्स बनाते चलना है। तो ध्यान से सवाल हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे, तो आपको भी तैयार रहना है, जल्दी जल्दी सवालों को सॉल्व करना है। समझ के बात? चलिए, जो हमारा पहला सवाल है आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, डिजर्ट लैंडफॉर्म के ऊपर है। जब रेत के दाने काफ़ी बारीक होते हैं, हल्के होते हैं, तो हवा उनको बहा ले जाता है, हवा उनको कैरी करता है काफ़ी दूर डिस्टेंस तक। जब ये रेत के जो पार्टिकल्स हैं, जब ये रेत के पार्टिकल्स किसी बड़े एरिया में डिपॉजिट होते हैं तो उनका क्या नाम पड़ता है? सैंड ड्यून, लॉसेज, मोरेन, डेल्टा। सवाल आपका है फिजिकल ज्योग्राफी का, स्टैटिक क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको जवाब देना है इसका सोच करके। ठीक है, बढ़िया, ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। जो आपका डिजर्ट लैंडफॉर्म, उसके बारे में सवाल है। जो रेत के छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर बहा करके दूर ले जाता है हवा और उसको जा करके जमा करता है एक जगह पे, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं जमा होने के बाद क्या कहलाते हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। आप में से अधिकांश ने मारा होगा सैंड ड्यून, मुझे पता है ना? अधिकांश ने मारा है सैंड ड्यून, देखा? ठीक है इसीलिए तो पहला ऑप्शन मैंने इसीलिए दिया था कि आप लोग यहाँ पर सैंड ड्यून मारते हैं, लॉसेस बोलते हैं उसको। क्या है? लॉसेस है यहाँ पे। देखो, रेत में आपके बड़े पार्टिकल भी होते हैं, उसके छोटे पार्टिकल भी होते हैं, जो है ना धूल जैसा दिखता है। बालू का वो पार्ट जो आपको धूल जैसा दिखता है वो काफ़ी हल्के होते हैं, हवा के साथ वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, और दूर जाके अगर वो जाके फिर जमते हैं एक स्थान पे, तो उसको हम कहते हैं क्या? लॉसेस।
ठीक है। अगर ये रेत की जो पार्टिकल्स है वो नज़दीक में ही जा कर के जमा हो जाए और एक टीला बना ले, उसको हम कहते हैं सैंड ड्यून। अगर वो दूर जाके पूरे एरिया में फैल जाए उसको हम कहते हैं लॉसेज। सिंपल सा सवाल था आपका क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है एनवायरमेंट उसका। किसका सवाल था सर? जो क्लास 7 के एनसीईआरटी है ना आवर एनवायरमेंट, उसका पेज नंबर 17 से एक क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया था। पन्ना खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा। क्या आंसर है इसका? बी, लॉसेज इज द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, ज्योग्राफी के लिए आपकी एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपका जो बेड़ा हुआ है वो पार लगाएगी। देखो यहाँ पे ड्यून्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। ड्यून्स के अलग अलग प्रकार होते हैं हवा की दिशा के हिसाब से। बार्चेन ड्यून, ट्रांसवर्स ड्यून और पैराबोलिक ड्यून, लीनियर ड्यून, स्टार ड्यून। स्टार ड्यून में हवा चल रही होती है 3 तरफ से, इसी कारण से ऐसा स्टार टाइप का, तारे के आकार का जो आपका ड्यून है वो बनता है। क्लियर ना? हवा जब चलती है इस तरफ से तो क्या होता है, यहाँ पर पैराबोलिक ड्यून हमको दिखाई देता है। अगर हवा चलती है 2 तरफ से तो हमको यहाँ पर लीनियर ड्यून बनता है, क्योंकि दोनों तरफ से उस ड्यून को दबाती है हवाएं और वो सीधा ही चलता जाता है। ठीक है ना? लंबा ड्यून यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। बार्चन कब बनता है सर? मान लो कि यहाँ पर आप कुछ पत्थर रखा गया, पत्थर मतलब वहाँ पर कुछ रखा मिल गया, तो इसी कारण से यहाँ पर आपका इस तरह का पैराबोला शेप का बार्चन ड्यून मिलता है। सर यहाँ पर इसका शेप उल्टा है, यहाँ पर शेप इसका उल्टा है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर रुकावट आ गई है, रोड़ा आ गया है बीच में, इसी कारण से इसका शेप उल्टा है। क्लियर है बात? चलिए अगला आपका सवाल ज्योग्राफी से ही है। जो टॉरिड जोन है, ठीक है ना, क्या टॉरिड जोन एक जोन है इक्वेटर और पोल के नज़दीक, पोल के बीच में? फ्रिजिड जोन क्या ये पड़ता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में? क्लियर है? मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ओवर द टॉरॉइड जोन। क्या टॉरॉइड जोन में दोपहर का सूर्य कम से कम एक बार सिर के ऊपर आता है? 1 to 3 में कौन सा कथन सही है आपको यहाँ पर यह बताना है, ध्यान से बताइएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और सब शेयर कराइए अपने अपने जगह पे जहाँ जहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, जाओ जल्दी से करके आओ, यहाँ पे रुकते हैं तब तक। ठीक है, पूजा अरोरा, सैंडी, वैभव, नजीम, तनुजा, अनामिका, लवप्रीत, कृणाल, इन प्रवीण, ज्योतिस्मिता। ठीक है, बहुत अच्छे सर। आप डेली टारगेट में इतना पढ़ने दे रहे हैं और कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए तो दे रहे हैं ना। दे रहे हैं किस लिए? टारगेट हम आपको किस लिए दे रहे हैं? इसीलिए ना कि आप दिन भर व्यस्त रहें, आप दिन भर पढ़ें उसको पूरा करने के लिए। क्लियर है? ठीक है जी हाँ, ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, मैंने क्या बताया आपको अभी। हम उन सवालों को रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, फटाफट। ठीक है ना? हम लोग देखो, सैटरडे संडे को हम लोग मिल करके जो भी ज्ञान हमने पहले ले लिया है सबको हम लोग दोहराएंगे ताकि हम कुछ भूलें ना। शनिवार रविवार को हमारी क्लासेस लंबी लंबी होंगी और ये क्लासेस बेस्ट हैं आपके रिवीजन के लिए। अगर आपके भरोसे छोड़ा, आप दोहराएंगे क्या? नहीं, मैंने देख लिया है। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो टॉरॉइड जोन है, फ्री जोन है आपके, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो एरिया है वो देखो, इक्वेटर के बीच में होता है आपका टॉरॉइड जोन। क्या होता है? 37 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री साउथ, ये जो पूरा एरिया है उसको हम कहते हैं टॉरॉइड जोन। क्लियर है सर? तो ये जो सवाल है फ्रेम किया गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी से, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है ना उससे सवाल फ्रेम किया गया है, पेज नंबर 12। ठीक है, टॉरॉइड जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी एरिया पड़ता है, इस एरिया में दिन भर में कम से कम एक बार सूर्य आपके सिर के ऊपर आके चमकेगा। क्लियर है ना? कम से कम एक बार।
ठीक है, ये जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट जो है वो रिसीव होता है। इसी कारण से हमारे जो रेन फॉरेस्ट है ना वो इसी एरिया में दिखाई पड़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉरिड जोन। जो फ्रीजिड जोन है वो होता है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। क्लियर है? ये आपका साउथ पोल है, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका है फ्रीजिड जोन। समझ गए बात? तो यहाँ पे जो आपका तीसरा है वो सही है। फ्रीजिड जोन इज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। बिटवीन नहीं है, नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो एरिया है ना वही है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। क्लियर है? टॉरॉइड जोन क्या है? ये एक जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ना कि इक्वेटर एंड पोल। क्लियर बात है? पहला भी गलत हो गया, कैंसर आ गया जी। B3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी यहां पर सही जगह है, सही जवाब है। चलो, यहां पर आपको मैंने दिखाया है कि कैसे वेदरिंग होती है, कैसे होता है इरोजन और कैसे होता है आपका डिपोजिशन। अभी जो आपने पढ़ा लॉसेज, ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा लॉसेज के बारे में वो ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, जो आपका लॉसेज है वो क्या होता था? जो रेत होता है ना सर, पार्टिकल बह करके आते थे। अब वो पार्टिकल कहाँ से आया? पार्टिकल जो है वो कहीं पत्थर से टूटा होगा। मान लो कि एक चट्टान है, चट्टान पे बारिश हुआ, धूप पड़ा, कुछ भी हुआ, अगर इस चट्टान से छोटे छोटे पार्टिकल टूटते हैं उसको बोलते हैं क्या? इरोजन, सॉरी वेदरिंग। इसको बोलते हैं हम लोग वेदरिंग। ये छोटे छोटे पार्टिकल टूट गए उसको बोलते हैं वेदरिंग। इस वेदर्ड पार्टिकल को, इस टूटे हुए पार्टिकल को जब कोई चीज़ कैरी करके दूर ले जाता है उसको हम कहते हैं क्या? इरोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पानी की धार ने नदी के तट को काटा, ठीक है, काट दिया, उसको बोलते हैं वेदरिंग। अब वहाँ पर नदी की धारा जो है ना उस कटे हुए मिट्टी को दूर ले चला गया, उसको हम कहते हैं इरोजन। अब जो आपका धारा है उसको मिट्टी को बहा के एकदम दूर ले चला गया, वहाँ जा कर के उसने मिट्टी को बिछा दिया, इसको बोलते क्या है? डिपोजिशन। तो रिवर में जो इरोजन का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली, जो वी आकार के वैलियां होती हैं ना, ये आपका इरोजन, वर्टिकल इरोजन का एग्जाम्पल है। और आपका जो डिपोजिशन होता है वो क्या है? डिपोजिशन में एग्जाम्पल क्या है जी? फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन है, डेल्टा है, ठीक है ना? कौन सा सर? ओशियनिक डेल्टा और रिवर राइन वाला भी डेल्टा। रिवर का मतलब क्या होता है? रिवर राइन का मतलब ये होता है ना कि नदी के बीच में ही डेल्टा बन गया है। क्या हुआ है? नदी के बीच में ही डेल्टा बन गया है। ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखो, हमने आपको इरोजन और वेदरिंग के बारे में ज्ञान दे दिया है। अब आप आराम से सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या पूछ रहा है? वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे द लैंड बाय डिफरेंट एजेंट। क्या बात सही है? दूसरा, इरोजन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक विच डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एनी लैंड फॉर्म। पहला दूसरा में कौन सा गलत है आपको यहां पर यह बताना है। 1 और 2 में कौन सा गलत है, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, ढोल वाले भी बजा रहे थे कुछ देर पहले। किस्मत रही आपकी तो दोबारा सुनाई देगा। ठीक है, मेरी होती है क्लासेस डेली, मेरी क्लास होती है रोज 6 बजे सुबह में। हाँ, 5 बजे सुबह में होता है टारगेट का।
डेली टारगेट 5 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह में होता है करंट अफेयर MCQs, 7 बजे है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर आपका होता है रात में 9 बजे आपका आंसर राइटिंग, ठीक है। ये 4 क्लास आपकी रोज होती है, 5, 6, 7 और 9, ठीक है। सारे क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा सर? टेलीग्राम पे मिलता है, जिसका आईडी है @सुमंत, ADSUMANT, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, इरोजन में जो रॉक है, रॉक का ब्रेकअप वो तो पहले हो चुका होता है। रॉक जो टूट रहा है उसको हम कहते हैं वेदरिंग। वो जो वेदर्ड रॉक है, जो टूटा हुआ चट्टान है, उसको कैरी करने का जो काम होता है उसको हम कहते हैं क्या? इरोजन, ठीक है। तो यहां पर दोनों बातें यहां पर गलत हैं, सी आपका सही आंसर है। क्लियर बात? सी जो है आपका यहां पर सही आंसर है। ठीक है, बढ़िया। देखो अगला सवाल आपका है सांची के स्तूप के बारे में। किसके बारे में सर? सब ठीक दिखा दे रहा है? वीडियो वगैरह है ना? वीडियो वगैरह सही है? हाँ, वीडियो वगैरह तो ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए बताइए, जो सांची के बारे में सवाल आपका है, ध्यान से इसको देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन से वंश जो हैं वो संबंधित हैं सांची स्तूप से? इनमें से कौन से वंश संबंधित हैं आपके सांची स्तूप से? मौर्यन, सातवाहन, गुप्ता। मौर्य, सातवाहन, सातवाहन दक्कन के थे, दक्कन के थे। मौर्य मगध के थे, ठीक है। गुप्ता 1 2 3, मौर्य, सातवाहन, गुप्ता, तीनों में से कौन जो थे वंश वो संबंधित है सांची के स्तूप से? 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 3। क्या आंसर है? ध्यान देना से, ठीक है। क्या आंसर है? ठीक है। जो दोस्त मेरे रेगुलर हैं उनको सारी क्लास के बारे में पता है, प्लीज दूसरों को हेल्प कर दीजिए जिनको पता नहीं होता हमारी क्लास के बारे में, ठीक है ना। टारगेट वाला है, आंसर राइटिंग वाला है, मॉक टेस्ट वाला है, MCQ वाला है। क्लियर है? सांची के स्तूप में कौन कौन से वंश संबंधित थे? सिंपल सा आपका सवाल पूछा गया है। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छे, सबका जवाब सही है। यहां पर मौर्य, इसने तो शुरू ही किया था, मौर्य काल में शुरू हुआ था सांची स्तूप का जो आधारशिला है ना वो रखा गया था। सातवाहन और गुप्ता, गुप्ता काल में आकर के जो आपका स्तूप मेकिंग है, ठीक है ना, गुप्ता काल में आके जो स्तूप मेकिंग है ये अपने पहुंच गया चरम पर। आपका यहां पर 1 2 and 3 तीनों सही है, डी आपका जो है वो सही जवाब। ध्यान से देना। अब जो अशोक है, अशोक ने रखा था आधारशिला सांची के स्तूप का सांची में, ठीक है। शुंग के समय में, जो आपका शुंग वंश है उसके समय में जो निर्माण कार्य है वो चालू हुआ। अशोक के स्तूप को और बड़ा किया गया। जो सातवाहन हैं, जब उन्होंने अपना टेरिटरी को एक्सपैंड किया तो उन्होंने क्या किया? ये जो पूरा एरिया है सांची का, उस पर कब्जा किया और स्तूपा में गेटवे का निर्माण किया। ये क्या होता है सर? जो तोरण है ना, ठीक है, उसका उन्होंने निर्माण किया। क्लियर है? 2 से 4वीं सेंचुरी में जो आपका कुषाण हैं और क्षत्रपस हैं ये आए। गुप्ता काल में जो मंदिर है उसको भी बनाया गया था, ठीक है, जहां पर हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म के जो आपके फेथ हैं दोनों आपस में यहां पर मिलते हुए दिखते हैं। तो क्या आंसर हो गया जी? मौर्य, सातवाहन और गुप्ता तीनों का तीनों संबंधित है किससे? सांची के स्तूप से। डी इज द व्हाट? डी इज द
करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता है आपसे कि जो आपका यहाँ पर स्तूप है, स्तूप के अलग अलग जो आपके पार्ट हैं उसके बारे में। मेढ़ी इसको बोलते हैं, मेढ़ी जो घेरता है ना जगह, उसको हम कहते हैं परिदक्षिणापात। क्या कहते हैं उसको? परिदक्षिणापात कहते हैं इसको, ठीक है, बढ़िया बात, ठीक है। ये आपका है गेटवे, क्या है ये? आपका है गेटवे, या इसको हम तोरण भी कह सकते हैं। ये अंडा हो गया, ये ऊपर हर्मिका हो गया, ये हो गया आपका छतरी, ठीक। हर्मिका जो छतरी के चारों तरफ होता है ना बाउंड्री, उसको बोलते हैं हम लोग हर्मिका। ध्यान से देखो क्या है ये, क्या है ये है दक्कन का पठार, दक्कन का एरिया है ये वाला, ये आपका है दक्कन का पठार, दक्कन का एरिया है वाला। ध्यान से देखना, क्या दक्कन का पठार इंट्रूसिव चट्टान से मिलकर बना हुआ है? ठीक है। दूसरा, जो ग्नेशियस और सेडिमेंट्री रॉक हैं, क्या वो बदल सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में? क्या आंसर है जी? ठीक है, ये आपका सवाल है जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है ना, क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 8 से, पेज 8 से आपको यह सवाल दिया गया है। ध्यान से बताइए क्या आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है ना? क्या आंसर है जी? CCA। पढ़ा है आपने रॉक साइकिल? क्या आपने रॉक साइकिल पढ़ा है? इंट्रूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव का मतलब होता है जमीन के भीतर, जमीन के भीतर, ठीक है। जो आपका एक्सट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव, इसका मतलब होता है बाह्य, ठीक, जमीन के बाहर। अब ये जो पठार है कब बनेगा? पठार तभी बनेगा ना जब आपका लावा जमीन के बाहर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब लावा जमीन के बाहर आएगा तभी तो आपका पठार बनेगा। तो दिस प्लेटो इज मेड अप ऑफ नॉट इंट्रूसिव, ओनली इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। आपका पहला यहां पर गलत हो गया। जो आपका आग्नेय चट्टान है और सेडिमेंट्री चट्टान है, ये अपना रूप बदल सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम सफिशिएंट टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे, अपना रूप बदल लेगा और क्या बनाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, बढ़िया। क्या आंसर हो गया जी? आपका यहाँ पर आंसर हो गया बी, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर आपके जो प्रमुख प्रमुख हिल्स हैं, याद रखना, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा। अगर आपको दे दे अरेंज करने के लिए तीनों में, क्या बोलोगे? सबसे ऊपर है अरावली, है ना, फिर आपका है विंध्या, फिर आपका है सतपुड़ा। क्लियर है? ठीक है। इसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिल। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वांचल हिल। नामामी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। सभी लोग आंसर बदल देते हैं। देखो इसको बोलते हैं क्या? इसको हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। दिख रहा है आपको? दक्कन ट्रैप क्या होता है?
जब लावा बना था, जब लावा निकला था, तो आपका जो एरिया है, आपने देखा है ना कि कभी कभी देखो ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा, फिर उठाओ तो क्या हुआ, फिर यहाँ से ऊंचा गया। तो पहले यहीं तक उठा हुआ था, उसके बाद इतना ऊंचाई और बढ़ा, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग डेक्कन ट्रैप। साफ दिख रहा है एकदम, ठीक है। अगला सवाल सिंपल सा है, आग्नेय चट्टान के बारे में। एक्सट्रूसिव चट्टान क्या बेसॉल्ट है, इंट्रूसिव चट्टान क्या फॉसिल है? क्या ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक है? क्या आंसर है जी? है ना। बी 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 ए सी ठीक है, बढ़िया। सिंपल सा फैक्चुअल सा सवाल है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपका जवाब पता होगा। एनसीईआरटी में साफ साफ जवाब जो है वो लिखा है। बैसाल्ट जो होता है वो आपका होता है एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ग्रेनाइट क्या है, तो आसान है। जो ग्रेनाइट है क्या सेडिमेंट्री रॉक है? नहीं ना, सेडिमेंट्री थोड़े है। ग्रेनाइट आपका इग्निशियस रॉक है। क्या है जी? ये आपका इग्निशियस रॉक है, ये आपका आग्नेय चट्टान है, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, एक्सट्रूसिव। क्लियर बात है। आपका यहां पर केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि फॉसिल, फॉसिल क्या है? सेडिमेंट्री है ना फॉसिल, बिल्कुल। आपका दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत है। A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ध्यान सुनना, जो इग्निशियस रॉक है वो होता है तीन तरह का, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक। इग्निशियस रॉक होते हैं तीन तरह के, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव और प्लूटोनिक। अगर कूलिंग टाइम काफ़ी लंबा हो, अगर लावा का कूलिंग टाइम काफ़ी लंबा, तो क्या करते हैं इनमें, देखो ध्यान से, जो लावा है, लावा बना, उसका जो कूलिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी धीरे धीरे लावा ठंडा हो रहा है। चूँकि लावा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसी कारण से क्या होता है, दाने बने बने बड़े बड़े बनते हैं। जो दाने हैं बड़े बड़े बनते हैं। एक्सट्रूसिव वाले में काफ़ी तेज़ ठंडा होता है लावा, दाने उतने बड़े नहीं बन पाते, छोटे ही रह जाते हैं, है ना। तो ये दोनों अंतर है। जो प्लूटोनिक रॉक है ना, इसमें काफ़ी लंबे समय में ठंडा होता है, जरा मना नहीं, एकदम लंबा समय ठंडा होता है। इसी कारण से इसके काफ़ी बड़े दाने होते हैं, काफ़ी बड़े यहाँ पर ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल है कौन कौन से रॉक इग्निशियस हैं, कौन से रॉक सेडिमेंट्री हैं, कौन से रॉक मेटामॉर्फिक हैं। ध्यान से पढ़ लेना इसको, इस पर सवाल आता रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अगला सवाल है, दुनिया का सबसे जो पुराना रॉक आर्ट है कहाँ पाया जाता है? ठीक है, क्या आंसर है इसका?
ठीक है, सब कुछ ओके है, साउंड वगैरह? साउंड सब ठीक है? ठीक है, सिंपल सा यहां पर सवाल पूछा गया है, दुनिया का जो सबसे पुराना रॉक आर्ट है वो कहां पाया गया है? बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे जो मंदसौर है एमपी में है, वहां पर अभी हाल में ही पाया गया है। सी आपका सही आंसर। देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश हाउसेज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रॉक आर्ट, ये कहना है एक्सपर्ट का। जो एक्सपर्ट में क्या बोलना है कि मध्य प्रदेश में आपका दुनिया का सबसे पुराना जो रॉक आर्ट है वो देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है ना, बढ़िया। अगला सवाल है, क्रांति 57 की उसके बारे में, 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके बारे में, फॉर फीचर ऑफ लैंड राइट ऑफ जमींदार, क्रांति के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे आपको यह बताना है। फॉर फीचर ऑफ लैंड राइट ऑफ द जमींदार, हाई लेवल ऑफ करप्शन इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बताना क्या सही है यहां पे 1 2 में। ससुराल है रावण का, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, जो क्रांति 57 के बारे में सब पूछा गया है, 57 की क्रांति के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। फॉर फीचर ऑफ लैंड राइट ऑफ जमींदार, क्या जमींदार को बेदखल कर दिया गया था? जमींदार को बेदखल कर दिया गया, उनकी इज्जत मिट्टी मिल गई, तो उन्होंने सोचा रिवेंज लेने का। उन्होंने क्या सोचा? रिवेंज लेने का। उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेज ठीक नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, हम पे समस्या खड़ा कर रहा है। तो हमारा पहला आपका सही है। यहाँ जो जमींदार हैं वो आपके हैं पुराने जमींदार, जो शुरू के जमींदार थे मुगल एरा के, उन सबको हटा दिया गया, उन सबके जो जमीन है ना जब्त कर ली गई थी। जो नए जमींदार बने थे, ठीक है ना, जो नए जमींदार बने थे वो एक्चुअली मुगल काल के नहीं थे, वो नए नए बने थे, वो सब मनी लेंडर थे, ट्रेडर्स थे, वो सब बन गए थे नए जमींदार। उनका अपना अस्तित्व डिपेंड करता था अंग्रेजों पर, इसीलिए वो लोग उसको बचाते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। इसी कारण से काफी सारे जमींदारों ने क्रांति के खिलाफ काम किया था, उसको दबाने में मदद किया था। जो करप्शन है, ठीक है, वो काफी ज्यादा था उस समय, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता था, उसको काफी परेशानियां होती थी। पहला सही है, दूसरा सही है। क्या आंसर है? सी, बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, वैसे हमने आपको सवाल भी दिया है आज हमने आपको सवाल दिया है कि नहीं दिया है? हमने क्या पूछा है आपसे, जो क्रांति है इसके पीछे क्या कारक जिम्मेदार थे और कौन कौन सी कमजोरियां थी क्रांति की, पूछी थी ना? ठीक है, चलो, तो ये बातें हो गई। ये हमारे पॉलिसी जो आपके कारक जिम्मेदार हैं, हम सब पढ़ लेंगे हम लोग रात में आज 9 बजे हम लोग ये सब चीजें पढ़ लेंगे कि कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। अगला सवाल है राजा रवि वर्मा के बारे में। सवाल किसके बारे में सर? सवाल है आपका राजा रवि वर्मा के बारे में। ध्यान से सवाल पढ़िएगा। क्या वो पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने कोशिश करी एक ऐसे स्टाइल को बनाना जो दोनों हो, मॉडर्न भी हो और नेशनल भी हो? ठीक है, क्या आंसर है इसका?
क्या, अच्छा ये तो हो गया। दूसरा बात, क्या उनकी पेंटिंग इन्फ्लुएंस था राजपूत मिनिएचर से? पता है ना क्या होता है मिनिएचर? मिनिएचर का मतलब ये होता है कि जो पेंटिंग है वो छोटी वाली है, पेंटिंग जो है वो छोटी छोटी सी पेंटिंग है, किताबों के पेंटिंग है, या फिर केवल एक व्यक्ति का छोटा सा बनाया गया है पेंटिंग। क्या उनका काम जो फाल्के है उनसे संबंधित था, उनसे काफी इन्फ्लुएंस था? क्या आंसर है इसका? हम्म, ठीक है। क्या आंसर है जी? पहला और तीसरा दोनों यहां पर सही है। क्या है? पहला दोनों सही है। रवि वर्मा के बारे में ध्यान सुनना। रवि वर्मा ने जो ऑयल पेंटिंग है इस पर उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी। ऑयल पेंटिंग का जो तरीका है ना वो यूरोपियन है। याद है मैंने पढ़ाया था आपको ये जो मुगल काल के पेंटिंग है उसके बारे में, है ना? मुगल काल के पेंटिंग पर जो प्रभाव था वो देखने को मिला था आपके राजपूत राजाओं का, है ना? मगर उसमें एक बात और है, जो आपका मुगल पेंटिंग है उसमें कुछ चित्र बनाए गए हैं किससे? ऑयल पेंट से। तो जो ऑयल पेंट है ना वो यूरोपियन कला है, ठीक है? जो आपका ऑयल पेंटिंग है उसको इस्तेमाल करके हमारे यहाँ पेंट बनाए गए हैं। जो सीन लिए गए हैं वो है रामायण से, महाभारत से, ठीक है? आपका यहाँ पर जो दूसरा है वो गलत है, आपका पहला तीसरा यहाँ पर सही है। क्या आंसर आ गया? सी 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये हैं दादा भाई नौरोजी। क्या है जी? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। जो नौरोजी साहब हैं उन्होंने दिया था थ्योरी ड्रेन की। क्या दिया था सर? सब तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, जो नौरोजी साहब हैं उन्होंने दिया था अपना ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ध्यान से बताइएगा। सर टेंशन में लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं मुस्कुरा रहे आज। अरे ये क्या बात हुई सर? ये तो अच्छे दिख रहे दादू। अच्छा वो ठीक है, चलो हो गया काम। जो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने दिया था ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी का कौन कौन सा कंपोनेंट नहीं है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है? सर बारिश हो रहा है, नेट क्लियर नहीं आ रहा, सॉरी। यहाँ बारिश हुई सुबह सुबह, यहाँ बारिश हुई, ढोल बजे, नींद तोड़ी गई। तुम क्या समझो दुख चुन्नी बाबू? ठीक है, ठीक है। ड्रेन थ्योरी, जो नरम दल के लोग थे, जो मॉडरेट थे ना, मॉडरेट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। क्या किया था? मॉडरेट लोगों ने ड्रेन थ्योरी दिया था। ध्यान सुनो, जो स्पेक्ट्रम की किताब है इसमें एक बताया गया है डिफरेंस। क्या बताया गया है डिफरेंस? उन्होंने बताया है कि जो नरम दल हैं और गरम दल हैं, दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, दोनों के बीच में जो मेन अंतर है वो क्या है? समझ गए बात?
दोनों में जो मेन अंतर है वो क्या है, वो यहाँ पर बताया गया था एक टेबल के जरिए, समझ गए ना। तो आपको ध्यान से पढ़ना है ये वाला, वो जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 260 में है शायद। हुआ क्या था कि जो बंगाल का पार्टीशन था ना, बंगाल के पार्टीशन के समय जो आपके जो नरम दल है, देखो यहाँ पे टेबल दिया है, जो आपके नरम दल हैं, नरम दल के जो नेता हैं उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो शुरू में वही लोग रन कर रहे थे मूवमेंट को, ठीक ना, स्वदेशी आंदोलन को शुरू में वही लोग रन कर रहे थे। मगर बाद में क्या हुआ, जब उनका तरीका फेल हो गया तो जो गरम दल हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन लोगों ने अपना, ठीक है, तो क्या किया, जो गरम दल वालों है ना, उन लोगों ने अपना जो प्रभुत्व है बना लिया पूरे आंदोलन पर, और उन लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। क्लियर बात है। दादा भाई नौरोजी ने दिया था ड्रेन वेल्थ का थ्योरी, क्लियर है। इसमें कहा गया था कि जो धन है वो विदेश चली जाता है। हरिश्चंद्र का एक ये पोइट्री है, ठीक है ना, भारत दुर्दशा, जिनका हिंदी साहित्य होगा उनको पढ़ना होगा, भारत दुर्दशा के बारे में उनकी किताब पढ़नी होती है, पतली सी किताब है। तो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, कि जो भारत का धन है वो धीरे धीरे विदेश चला जा रहा है, इस कारण से हमारे यहाँ गरीबी आती जा रही है। तो धन को विदेश भेजने के कई सारे आपके तरीके थे, धन को विदेश भेजने के कई सारे तरीके थे। फॉर एग्जांपल, यहाँ से भेजते थे अंग्रेजी अफसर रिमिटेंस, पता होता है क्या होता है रिमिटेंस, यहाँ कमाया घर पे भेजा, ठीक है। तो सारी बातें थी। रिमिटेंस फॉर परचेजिंग इंडियन गुड्स डिमांडेड बाय ब्रिटिश एम्प्लॉय एज वेल एज परचेजिंग इंडियन गुड्स इन इंडिया, नहीं, अरे भी गलत है, ठीक है ना। ब्रिटिश गुड को खरीदने के लिए पैसा भेजते थे यहाँ से, इंडियन गुड नहीं, ब्रिटिश गुड खरीदने के लिए पैसा भेजते थे हम लोग यहाँ से। उसको बोलते हैं क्या, ड्रेन थ्योरी का एक कंपोनेंट। आपका यहाँ पर भी गलत है, ठीक है ना। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ का कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, हमने आपको सब पढ़ा दिया है। इस पर हम आपके लिए एक और साल से वीडियो बना करके ले आएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप चीज़ सबको याद रहें। सवाल हमारा अगला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। सवाल है आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, है क्या आंसर है जी। अगर ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, अगर ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक होगा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण होगा, बताना जरा। ठीक है, शर्मा सिंह कह रहे हैं सर अगर आप सोल्जर होते तो क्या होता आपका।
क्या आपको पता है कि मैंने CDS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी करवाता है डिफेंस के लिए 2 एग्ज़ाम। पहला होता है एनडीए। एनडीए में आप 12th के बाद जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं एग्ज़ाम CDS का, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का। मैंने क्वालिफाई किया था 2014 में, ठीक है ना। मेरा जो SSB है, SSB मेरा पड़ा था भोपाल में, भोपाल में पड़ा था मेरा SSB। और मेरा रिटन का एग्ज़ाम सेंटर था इलाहाबाद में, एक स्कूल है, कॉलेज है शायद, जगत तारण कॉलेज, सिविल लाइन के पास है। इलाहाबाद के जो लोग होंगे उनको पता होगा, जगत तारण कॉलेज एक है वहाँ पे, वहाँ मेरा सेंटर पड़ा था रिटन का। और मेरा SSB था भोपाल में, ठीक है। तो ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक मंत्रालय तो नहीं होगा, आपका पहला गलत हो गया। पर्यावरण मंत्रालय है ना बाबू, दूसरा सही है। यहाँ पे क्या आंसर हो गया जी? बी आपका सही है, ठीक है। बी आपका जो है वो सही है, ठीक है। बढ़िया। आपको इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। गदर पार्टी की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ पैक्ट, प्रथम वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। क्या आंसर है जी? ध्यान से बताना, पहले कौन हुआ था, बाद में क्या हुआ था। इतना कैसे याद रख लेते हैं सर? देखो, जीवन में ये एक आध ही क्षण होते हैं। क्या मैंने बार बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है CDS का? नहीं, मैंने केवल एक बार क्वालिफाई किया है। क्या मैंने बार बार JEE क्वालिफाई किया है? नहीं, एक ही बार क्वालिफाई किया है। आपको आपका बर्थडे याद रहता है, हमें हमारा रिजल्ट वगैरह याद रहता है कि हाँ इतना रैंक था, इतना एग्ज़ाम था, इतना ये था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, आपको दूसरे का याद नहीं रहेगा, दूसरा कब निकाला था, क्या किया था याद नहीं, भूल जाएंगे सब, अपना वाला याद रहता है। ठीक है, ठीक है। डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही, सिंपल सा, इतना टाइम नहीं लगता यार इन सब सवालों में। सर्किल आपने जो यूट्यूब पर लाइव किया था, उससे वीडियो पर मैं कल रात को मैसेज भेजा था, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं। रुपेश झा, क्या भेजा था आपने? अरे CDS UPSC कहें तो होता है, CDS UPSC ही करवाता है। सर फिर क्यों नहीं ली थी आपने? अरे देखो, उस समय मैं वहाँ NIT इलाहाबाद से मैंने बीटेक कर रहा था, NIT इलाहाबाद से मैंने बीटेक कर रहा था वहाँ पे, तो मेरा ब्रांच था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे मेरी जॉब लगी हुई थी, ठीक है ना। तो और वो अच्छी खासी जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब थी। हैदराबाद में एक कंपनी है MAQ, वहाँ पे जॉब थी, तो काफ़ी अच्छे पैसे थे वहाँ पे, इसी कारण से। और तैयारी करना था UPSC का, और बॉन्ड होता है उसमें, ठीक है ना, इसी कारण से। अच्छा, अनअकैडमी का मेरा जो प्रोफाइल है,
अनअकैडमी का मेरा जो प्रोफाइल है ना सुमंत कुमार के नाम से, उस पर जाना, आपको मेरे यूपीएससी सीडीएस का जो रोल नंबर है ना वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा। जो रोल नंबर है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, इंटरव्यू दिया है, ये है, वो है, फलान ठेकान। यूट्यूब पर अधिकांश चीज़ें भरोसे के लायक नहीं होती, कुछ भी लिख देते हैं, कोई वेरीफाई करने थोड़े जा रहा है ना। मगर जब आप मार्क्स दिखाते हैं, जब आप अपना रोल नंबर दिखाते हैं, तो ये होता है ना क्रेडिबिलिटी कि हाँ हमने किया है, देखो, है ना, सीना तान के बोलते हैं फिर। क्लियर है? तो ध्यान से देखना यहाँ पर कब क्या हुआ था। चंपारण का सत्याग्रह 1917 में, ऑब्वियस सी बात है, पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, है ना। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कहां पर सर? यूएसए में। क्लियर है? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। लखनऊ पैक्ट ऑब्वियस बात है 1916। मैंने परसों ही पढ़ाया था ना, परसों, कल पढ़ाया था मैंने। अरे लखनऊ पैक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, होम रूल लीग जब पढ़ रहे थे, पढ़ाया था मैंने आपको इसके बारे में। पहला वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 14 में। ऑब्वियस सी बात है यार, 1914 में शुरू हुआ था। पहला फिर चौथा, फिर बात आ गई तीसरा की, फिर दूसरा की। 1432 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला जो सही आंसर है। अगला सवाल आपका है राज्यसभा के बारे में। क्या संविधान ने जो टर्म है वो फिक्स नहीं किया है? क्या केवल इलेक्टेड मेंबर राज्य विधानसभा के चुन सकते हैं राज्यसभा के मेंबर को? क्या सभी यूटी को इक्वल मिला हुआ है सीट राज्यसभा में? क्या आंसर है? हाँ, सीडीएस की पहली पोस्ट लेफ्टिनेंट की होती है। सीडीएस के बाद पहली पोस्ट लेफ्टिनेंट की होती है। तुम्हें कैसे मालूम कोमल लांबा जी? सब चैंपियन है यार, यहाँ पे सबको पता है। सीडीएस में पेपर होता है एक जीएस का, एक होता है इंग्लिश का और एक मैथ का। अच्छा ध्यान सुनो, 2014 में जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे जीएस बहुत ही कम आता था। जीएस के भरोसे मैंने नहीं दिया था, मेरा मैथ बहुत ही अच्छा था। चूँकि मैंने पहले इंजीनियरिंग की है तो मेरा मैथ बहुत ही बढ़िया था, तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उठाए थे और इंग्लिश मेरा ठीक था। जीएस मेरा बहुत अच्छा नहीं था तो मैं इसके भरोसे नहीं गया था। ठीक है ना। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में आदमी है तो उसको क्या जी के आएगा उससे पूछोगे तो मैं क्या कहें, नहीं आता था जी के उस समय। हाँ, यूपीएससी का सिलेबस सीडीएस से अलग है। सीडीएस का सिलेबस यूपीएससी से काफ़ी अलग है। रिंकी राय जी, हाँ आपके इलाहाबाद से ही किया है ग्रेजुएशन। तेलियरगंज जो है ना, अपट्रॉन चौराहा, मोतीलाल। ठीक है, मैथ ठीक है। अच्छा, जब प्रायोरिटी भरते हैं, लो हो गया, इच्छा पूरी हो गई तुम्हारी। जब प्रायोरिटी भरते हैं ना, सबसे पहले भरते हैं हम लोग एयरफोर्स, फिर भरते हैं हम लोग नेवी के बाद भरते हैं हम लोग आर्मी, इसके बाद भरते हैं हम लोग ओटीए एक्चुअली हमारे गया में ही है। ओटीए जो है ना, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये मेरे गया में ही है, मेरे शहर में, मतलब यहाँ से कुछ देर दूर है ना, 20 मिनट की दूरी पर है। सभी यूटी को नहीं मिला है प्रतिनिधित्व। क्या बोल रहे हैं? सभी यूटी को नहीं मिला है प्रतिनिधित्व।
आपका यहाँ पर तीसरा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो यूटी है ना उनका जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। अरे बस करो। क्या करें बताओ? हाँ अब ठीक है। चलिए आपका यहाँ पर तीसरा क्या हो गया? तीसरा आपका यहाँ पर गलत है। आपका आंसर क्या आ गया जी? आपने यहाँ पर अगर 3 एलिमिनेट कर दिया तो क्या आंसर आ गया आपका? ए। 3 3 3 कट गया, आपका आंसर यहाँ पर आ गया ए। 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब फटाफट सवाल धड़ाधड़ सवाल करते हैं, एकदम बढ़ते हैं हम लोग। पहला सही, दूसरा सही, आपका तीसरा गलत है। चलो अगला आपका सवाल है आपका सियांग नदी के बारे में। इनमें से कौन सी बातें सही हैं? क्या ये नदी शुरू होती है नेपाल में? क्या ये नदी से जुड़ती है 2 नदियां दिबांग और लोहित? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या आंसर है इसका? ठीक है, नहीं बारात थोड़े है, ये बारात नहीं है, आज बारात नहीं है। अभी 2 दिन शादी थोड़ा सा लंबा होता है हमारे यहाँ। एक दिन तिलक वगैरह है, एक दिन फिर और कुछ होता है ना, हल्दी कलश वगैरह होता है, कई सारे मतलब 5-6 दिन का हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है। तो ढोल रोज़ बजता है ऐसा करके। तो कल तो पहला दिन था, अभी आज है, अभी कुछ दिन और है। ठीक है सुमन तिवारी, अगर आपको ओटीए मिलता तो आपको यहाँ पर हमारे यहाँ गया आना पड़ता। ठीक है आशीष नाचने गया। ठीक है जल्दी बताओ, आसान सा सवाल है यार। आम महुआ का पूजा होगा? अच्छा आपके यहाँ एक ही दिन होती है शादी? अरे रे, फिर कैसे होगा काम? एक दिन में थोड़े काम होता है। ठीक है आपके यहाँ पर जो बी है ना वो सही है। सियांग जो नेपाल से कैसे निकलेगा यार? सियांग जब आपका अरुणाचल का नाम यहाँ पर आ रहा है तो अरुणाचल नेपाल में थोड़े निकलेगा। तो बराबर से मिनट नेपाल में नहीं निकलता। दूसरा यहाँ पर सही है, बी आपका सही आंसर है। कहाँ से निकलता है जी? ये जो तिब्बत है ना वहाँ से निकलता है। ब्रह्मपुत्रा का लोकल नाम है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलता है। जब आपका चलता है अरुणाचल में तो उसका नाम होता है वहाँ पर सियांग। क्लियर है? ठीक है ना। जब सियांग देखो यूं चला, इंटर किया भारत में, जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं इससे आकर के, उसका नाम है दिबांग और लोहित। जैसे ही दिबांग और लोहित इस नदी से मिला तो क्या हो गया? ये नदी यहाँ के बाद से फिर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? ये नदी यहाँ पर आकर के ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्लियर है? चलो देखो यहाँ पर आपका लोहित मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सुबनसिरी मिल रहा है। यहाँ के बाद से नदी कहलाता है आपका ब्रह्मपुत्रा। क्लियर है? ब्रह्मपुत्रा नदी में हर साल बाढ़ आती है आसाम के इलाके में, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का जो बेस है, तली है, वो बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है गाद जमने के कारण। अरे जब उसका तली ही भर गया, गाद जम गया, तो पानी अगल बगल फैल जाएगा, है ना। सवाल आपका अगला है ब्रह्म समाज के बारे में। ध्यान से बताना कौन सी बातें सही हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन्हें
कोर्स सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी का, वो SN लाइव कोड यूज़ करेंगे। अगर आपके किसी दोस्त को ज्वाइन करना है तो आप उन्हें यह नाम रिकमेंड कर सकते हैं, SN लाइव, डिस्काउंट मिलेगा, मेरी गाइडेंस मिलेगी, मेरा वहाँ पर जो ग्रुप है उसमें एक्सेस मिलेगा आप दोनों को, जो ज्वाइन करेंगे और जो ज्वाइन कराएंगे दोनों को वहाँ पर मिलता है एक्सेस। क्लियर है? ब्रह्म समाज क्या पहला इंपॉर्टेंट संस्था था धार्मिक रिफॉर्म के लिए? क्या इसका सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है सती का खात्मा? क्या ब्रह्म समाज बट गया जब देवेंद्रनाथ टैगोर का जो व्यू है वो ज़्यादा रेडिकल हो गया पहले वाले से? शालू चौधरी सर आपकी शादी कब है? अरे टाइम है अभी। यहाँ पे कई सारे जो अपॉर्चुनिटी है ना ओपन हो रही हैं आर्मी में भी। तो एक बात देखो, अगर आप आईपीएस में जाएंगे तो आईपीएस में जाने के बाद हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ना उनके चीफ बन सकते हैं आप आईपीएस के थ्रू सीनियरिटी के हिसाब से। जो सीआरपीएफ के चीफ होते हैं वो सब हमारे आईपीएस ऑफिसर्स ही होते हैं। ठीक है, शादी किसकी है? अरे बगल के घर में है। अभी मेरे वाले में टाइम है भाई। सुखी नहीं देखना चाहते लोग किसी को, हे भगवान। क्या आंसर है इसका? यहाँ पर आपका पहला सही है, दूसरा सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, कौन थे? जो केशव चंद्र सेन थे। इनका जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल हो गया था। देखो इन्होंने कहा क्या था ना, केशव चंद्र सेन कहते थे कि हम बाल विवाह के खिलाफ हैं, मगर अपनी खुद की नाबालिग बेटी की शादी कर दी थी कूच बिहार के महाराजा से। समझ गए बात? अपनी खुद की बेटी की शादी कर दी थी जो नाबालिग थी। तो आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये तो सही नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी इंटीग्रिटी का। अगर आपको सवाल पूछे GS4 में, इथिक्स में, कि आप क्या समझते हैं इंटीग्रिटी से, तो आप इसको डिफाइन कीजिए और केशव चंद्र सेन का एग्जाम्पल दे दीजिए कि उनकी कथनी और करने में काफ़ी फर्क था। क्लियर बात है? आपका यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा गलत है। क्या आंसर हो गया जी? A 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया। क्या आपको पता है कि इस चैनल पे जितने भी टीचर हैं सभी टीचर में सबसे छोटा मैं हूं? इस चैनल पे जितने भी टीचर हैं सभी टीचर में सबसे छोटा एज में मैं हूं। यंग बंगाल मूवमेंट, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एजुकेशन। क्या, देखो ध्यान से, यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया गया था किसके द्वारा? डिरोजियो के द्वारा, और इनके जो स्टूडेंट हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। क्या उन्होंने एक जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन है वो शुरू करना चाहा? क्या आंसर है इसका? यस, आई नो। अरे कैसे पता चलता है सबको? हाँ, रजनी मैम से काफ़ी बड़ी हैं। ठीक है, क्या आंसर है इसका? आंसर बताओ।
सब के सब गलत। हाँ, केशवेंद्र सेन ठीक है। नहीं, मैं एनडीए के लिए क्लास नहीं देता। ठीक है सर। एज एज कितनी है बर्थडे का? देखो ध्यान से, जो आपका यंग बंगाल मूवमेंट है ना, वहां पर जो डिरोजियो उन्होंने शुरू किया था, सबसे पहली बात तो ये है, जो डिरोजियो हैं उन्होंने, इनके जो फॉलोअर थे, इन सब ने मिल करके एक मूवमेंट शुरू किया था, मगर काफ़ी रेडिकल मूवमेंट था। चूंकि ये रेडिकल मूवमेंट था और उस समय के लोग इनके विचारों से प्रभावित नहीं थे, उनके विचारों से मतलब फॉलो नहीं करते थे, इसीलिए यंग बंगाल मूवमेंट जो है ना, वो उतना फैल नहीं पाया, वो उतना अपना पैठ नहीं बना पाया। क्लियर बात है? ठीक है ना? तो यहाँ आपका तीनों जो है वो सही है। इनकी जो बातें थी, इनके जो विचार थे, अपने समय से काफ़ी आगे थे। हो गया बात? यहाँ पर जो डिरोजियो थे ना, उनके फॉलोअर हिंदू कॉलेज के थे। 1817 में उन्होंने इसको फाउंड किया था। क्लियर है? इस पर डिरोजियो पर इंग्लिश का जो पेपर है ना, यूपीएससी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर, उसमें एक पैराग्राफ दे दिया था, उसको छोटा करना था। ठीक है ना? आपका सवाल यहाँ पर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी है, किन्होंने शुरू किया? वेलेस्ली, वारन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, डलहौजी। क्या आंसर है इसका? ठीक है, यूपीएससी का फुल सिलेबस देते हो आप? ठीक है, क्या आंसर है इसका? ध्यान से बताइएगा। एकदम आसान जवाब है ये वाला, एकदम इजी सवाल है। ठीक है, सर आप बुक लिस्ट बता दीजिए वीडियो में। हाँ, बता देंगे। दिव्यांशु जो बुक लिस्ट है बता देंगे आपको। सिंपल सा सवाल है यार, इतना देर लोगे क्या? डलहौजी आपको पता है, डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। ये जो डॉक्ट्राइन था, ध्यान सुनना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अगर कोई राजा बिना किसी नेचुरल एयर के, मतलब कि बिना किसी अपने बेटे के मर जाता, मतलब कि मर जाता है, और जो गोद लिया गया बच्चा है उसको अगर ब्रिटिश सरकार अपना समर्थन नहीं देती, अगर उसको अप्रूव नहीं करती, तो उस राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्राइन के जरिए सतारा, नागपुर और झांसी, इनको एनेक्स किया गया था। ठीक है ना? डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है ऑब्वियस सा, मैंने बता दिया आपको पहले इसका आंसर। यंग बंगाल मूवमेंट इसको शुरू किया गया था किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेन डिरोजियो, डेविड हेयर।
बिल्कुल डलहौजी। बर्थडे पार्टी? बर्थडे पार्टी क्यों यार, क्या हो गया? बर्थडे किसका बर्थडे है? अच्छा विश किया था पहले वाला, अच्छा 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 अच्छा, हाँ। एक महीना तो पार हो गया, एक महीने से ज़्यादा हो गए। ले लेना पार्टी, सब लोग आ जाना। सब लोग गए आ जाओ, घुमाएंगे, पार्टी भी देंगे। ठीक ना? बहुत अच्छे। सिंपल सा सवाल है यहाँ पे ये वाला, क्या आंसर है बताना जल्दी से। चलिए, सी है दिरोजियो साहब, इसका आंसर है अहोम रिवोल्ट। शुरू किया गया ब्रिटिश के द्वारा, किसके द्वारा? अहोम रिवोल्ट जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ शुरू किया किसके द्वारा? राव भरमाल, आपका है गोमधर कोनवाल, तोमा देनासी, बिरसा मुंडा। अहोम रिवोल्ट शुरू किया किसने? अहोम रिवोल्ट शुरू किया था किसने? ध्यान से बताना जल्दी से। गोमधर कोनवार थे जिन्होंने शुरू किया था अहोम रिवोल्ट। हुआ क्या था, आसाम, जब पहला बर्मा वार हुआ था, जब पहला एंग्लो बर्मा वार हुआ था ना, तो ब्रिटिश ने कसम खाई थी कि हम वापस लौट जाएंगे, आसाम खाली कर देंगे। मगर युद्ध के बाद उन्होंने आसाम खाली नहीं किया, उल्टे अहोम को बांधने चले। ठीक है ना? तो रश्मि रथी एक किताब है रामधारी सिंह जी की, तो उसमें पढ़ना होता है आपको इनके बारे में। जो कृष्ण है ना, दुर्योधन, ठीक है ना, जैसे अहोम ने कहा था ब्रिटिश को कि तुम लौट जाओ, तो वैसे ही जो पांडव थे उन्होंने कहा था इनको, कौरवों को, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। तो यहाँ पे वही वाला हाल है। एक तो ब्रिटिश ने कहा था कि आसाम हम छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे वहाँ पे, लौट जाएंगे। उल्टे ये लोग उनकी टेरिटरी पर कब्जा करने लग गए। इस कारण से एक जो रिबेलियन है वो शुरू हो गया 1828 में, गोमधर कोनवार की लीडरशिप में। अब हुआ क्या, अब कंपनी को नुकसान हो गया उस मतलब आंदोलन में, रिबेलियन में। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम लोग जो आसाम का ऊपर का एरिया है वहाँ के लिए छोड़ देते हैं, नीचे वाले एरिया में हम थोड़ा सा रह लेंगे, हमको रहने दो यहाँ पे। क्लियर है? तो यह आपका है अहोम रिवोल्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका है, जो ट्रीटी साइन किया गया था उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा सही है? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, श्रीरंगपट्टनम, बसीन। 1 2 3 में कौन सा पहले कौन सा साइन किया बताना जल्दी से। ठीक है, कौन कौन सा वहां पे? आज की क्लास जिसने मिस किया होगा वो बाद में रोएगा। ये रश्मि रथी लिखी थी दिनकर साहब ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, ठीक है। अनुप्रिया सिंह, सर मैं गया कि हूँ, कहाँ आना है बता दीजिए। अरे हे भगवान। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना,
जो आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है साइन किया गया 1765, सेरिंगपट्टनम 1792, बसीन 1802। क्लियर बात है? ठीक है, बढ़िया। तो क्या आंसर है इसका? जो आपका इलाहाबाद है पहले वो, फिर सेरिंगपट्टनम, फिर आपका बसीन की संधि साइन हुई थी। आपका ए है जो सही आंसर है। ध्यान सुनना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और जो रॉबर्ट क्लाइव है उनके बीच में। क्लियर है? जो बैटल ऑफ बक्सर है ना, उसके बाद सेरिंगपट्टनम की संधि जो हुआ था, कब साइन हुआ था? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, वहां पे। क्लियर है? इसमें जो कॉर्नवालिस था, टिप्पू सुल्तान था, ये सब शामिल थे। मराठा एम्पायर के जो है ना ये, वो भी शामिल थे। क्लियर है? तो ये तीनों ट्रीटी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों ट्रीटी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ, सब आ जाओ सब पहुंच ही जाओ एकदम। ट्रेन से आओ, पैदल आओ, कैसे भी आओ। ठीक है, चलो अगला सवाल है, जल्दी सॉल्व कीजिए। सर आपका घर गया में है? हाँ हाँ, गया में है। ठीक है ना, यहाँ आना, बोध गया घूम लेना। पहुँचोगे कैसे? ट्रेन से आना, यहाँ फ्लाइट भी आती है। बिहार में 2 जगह ही तो है, एक पटना है, एक गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल गया में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट केवल गया में है हमारे यहाँ। ठीक है ना, तो आइएगा, गया जंक्शन से पश्चिम में, नहीं पूरा नहीं बताएंगे, पहुंच जाओगे तुम लोग ठीक है, सर लॉकडाउन है। साइकिल लेके साइकिल लेके आ रहे हैं। सर आ रहे थे आनंद थिएटर के पास, पुलिस पकड़ लिया हाँ, वहाँ पे लगाए रहता है, आनंद सिनेमा के पास पुलिस लगाए रहता है, वो कोने पे, वहाँ पर चौराहा है ना, नहीं तिराहा है, तो वहीं पे थोड़ा सा एक जो होता है ना, गोलंबर कह सकते हैं उसको। हाँ, आपका जो लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन है, ये मैंने पहले बताया था, आपको याद है? जो आपका सेंट्रलाइजेशन है वो कौन से कानून से हुआ था? 33, 13, 53, 58। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से बताना क्या आंसर है इसका। फाइनल कौन सा हुआ था, जल्दी बताओ। तैतीस था ना जी? फिर से लॉकडाउन होने वाला है, क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता यार खबर इतनी। ठीक है ना, 33 आपका सही जवाब है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, जो 33 है, 33 फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशिएटेड द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन इंडिया। एक केंद्रीकृत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भारत में किसने बनाया? 33 वाले कानून ने। इसने ये किया कि पूरे देश में सेम लॉ अप्लाई हो, क्या होगा? पूरे देश में सेम कानून अप्लाई होगा। क्लियर है? यहां पे जो रूल्स थे उसको कोडिफाई किया गया था। पहले थे धर्म के आधार पर, अब यहां पर सेकुलर लॉज को यहां पर अप्लाई किया गया था। आईपीसी, सीआरपीसी ये बनाए गए थे। क्लियर है बात? क्या आंसर है आपका यहां पर? चार्टर एक्ट और 1833। इनमें से कौन से सोशल रिफॉर्म पब्लिश्ड अ सेट ऑफ नोट्स एंड ऑन इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड इन इंडिया? जो इन्फेंट मैरिज, जो बच्चा पैदा हुआ उनका शादी हो गया,
ठीक है ना। और इन्फोर्स्ड विडोहुड मतलब कि कोई विधवा हुई उसकी शादी नहीं करा रहे दोबारा, तो इनके ऊपर एक नोट जो है पब्लिश किया था किन्होंने, विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय, बीएम मालवारी, दयानंद सरस्वती। आप यहाँ पर अधिकांश जो है ना वो लोग गलत करेंगे, देखना अधिकांश लोग जो है वो पता है क्या मारेंगे, आप में से अधिकांश लोग मारेंगे क्या, ठीक है, अरे वाह, ठीक है, डीएवी कैंट के पास, हाँ मेरा घर खरखुरा में है, ठीक है ना। आपका जो इन्फेंट मैरिज है, ठीक है, मालबारी, अरे वाह बिल्कुल सही, ठीक है, बीएम मालबारी, ठीक है, अरे वाह ठीक है, बढ़िया। अब जब बता दिया कि ए नहीं है तो पता तो चल ही गया है ना। जब बता दिया कि यहाँ पर ए नहीं है तो यहाँ पर क्या है आपका, बी एम मालबारी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकांश लोग ए मारते, अगर मैं यहाँ पर नहीं बताता तो। यहाँ पर जो बेहरामजी मेहरवानजी मालबारी थे वो कवि थे, वो ऑथर थे, वो एक सामाजिक रिफॉर्मर थे, वो जाने जाते थे जो महिलाओं के अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए, जो चाइल्ड मैरिज है ना उनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी काम किया था। उन्होंने एक नोट्स प्रकाशित किया था इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड पर। क्लियर है, क्या आंसर हो गया आपका, सी बी एम मालबारी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इतनी बातें हो गई, आपको जो हमारा कोर्स है इसके बारे में पता है, सब कुछ क्लियर है ना। तो आप जो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर का, जो रेफरल कोड है वो है SN लाइव, आपको पता है। ये हमारा कोर्स इंटीग्रेटेड जहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम लोग साथ में करते हैं, क्योंकि करंट तो करंट है, ये तो बियर है, इसे क्या पता कि कहाँ पर आएगा प्रीलिम्स में कि मेंस में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग करंट को पढ़ते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूरी तरह से। ये डेली करंट अफेयर नहीं है, ध्यान से सुनना। जिस तरह से आपका पीटी 30% होता है ना, पीटी वाला, और जो मेंस का 30% होता है विजन का, वैसा ही एक कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। दोनों को हम लोग तैयार करवाते हैं, प्रीलिम्स का मेंस का दोनों का, ठीक है। तो जिन्हें ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, रेफरल कोड है SN लाइव। आपके दोस्त को ज्वाइन करना है, कोई दोस्त ज्वाइन करता है तो आप दोनों को वहाँ पर ग्रुप में ऐड किया जाएगा, यहाँ पर जो ग्रुप है ना हमारा स्टडी ग्रुप, यहाँ पर, ठीक है। तो कोड याद रखिएगा, आप पे कर सकते हैं EMI के ज़रिए भी। हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में आज रात को 9 बजे, ठीक है, क्लियर है। हम लोग मिलेंगे आज रात को 9 बजे, ठीक है। हाँ, PDF कहाँ मिलेगा सर, PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल ऐड सुमंत पे, ADSUMANT, इस पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल खोलना, इस पे पहुंच जाना, ठीक है। क्या, अरे एड्रेस नोट मत कर लेना ठीक है, हाँ, अरे अधिकांश लोग ए मारते ना, मैंने बताया तो, ठीक है। चलो मिलते हैं, अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।